नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 7 हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 से पाठ 10 अपूर्व अनुभव के प्रश्नोत्तर करेंगे। अपूर्व अनुभव, अपूर्व माने अद्भुत, अनोखा। अपूर्व, पूर्व शब्द में अ उपसर्ग लगा है यहाँ। पूर्व माने पहले और अ माने नहीं हुआ हो या नहीं के अर्थ में होता है। अ का अर्थ होता है नहीं। ए कहीं भी किसी भी शब्द के आगे लग जाता है तो वह नहीं का द्योतक होता है। तो जो पहले कभी न हुआ हो ऐसा अनुभव, तो वह अद्भुत और अनोखा ही होता है। इसलिए इस पाठ में जो कहानी है, जो घटना बताई गई है, वह एक अपूर्व अनुभव के रूप में चित्रित की गई है, वर्णित की गई है ना। कहानी आपने पढ़ ली होगी बहुत अच्छे से। न पढ़ी हो तो एक बार पुनः ध्यान से पढ़ लें ताकि प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी, है ना। ध्यान से पढ़ने से ये होता है कि आपको कम परिश्रम में, कम मेहनत में, कम समय में ही चीज़ें अच्छे से याद हो जाती हैं। ठीक है। तो पहला प्रश्न है पाठ से, यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोत्तो चान ने अथक प्रयास क्यों किया, लिखिए। तो इसमें ये जो कहानी है वह जापानी है ना। जापान के परिवेश में लिखी गई कहानी है। तो जापानी लेखिका है, इसलिए पात्र भी जो हैं वो जापानी हैं। उनके नाम है यासुकी चान और तोत्तो चान। दोनों बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो विद्यालय में पढ़ते थे, उनकी कहानी है। तो इसमें यासुकी चान और तोत्तो चान की गहरी दोस्ती थी। यासुकी चान पोलियोग्रस्त था, तोत्तो चान से 1 वर्ष बड़ा भी था, और तोत्तो चान थी छोटी सी लड़की। वहाँ जापान में जिस शहर में वे रहते थे, पढ़ते थे, वहाँ प्रत्येक बच्चे का एक निजी पेड़ होता था जिस पर वह चढ़ता था। मतलब निजी पेड़ माने जैसे उसके अधिकार का पेड़। अगर किसी और को भी उस पेड़ पर चढ़ना है तो उनसे वह अनुमति लेनी पड़ती है उस बच्चे से कि भी तुम्हारे पेड़ पर मैं चढ़ जाऊँ क्या, या अंदर आ जाऊँ क्या। तो लेकिन पोलियोग्रस्त होने के कारण, चूंकि यासुकी चान पेड़ पर चढ़ने में असमर्थ था, असमर्थ माने चढ़ नहीं सकता था, अतः उसका कोई निजी पेड़ नहीं था, पर वह भी पेड़ पर चढ़ना चाहता था, है ना। इसलिए तोत्तो चान ने उसे पेड़ पर चढ़ाने के लिए अथक प्रयास किया, क्योंकि वह उसका मित्र था। अथक, अथक माने थक जाने के बाद भी कार्य और प्रयास को नहीं रोकना या बिना थके लगातार कार्य करना। वैसे इसमें भी थक शब्द में अ उपसर्ग है, तो थक माने थकना और अ माने नहीं, थकना ही नहीं। लेकिन व्यक्ति थक जाने के बाद भी थकता है, फिर भी उसका मन नहीं थकता है। मतलब शरीर थक जाता है लेकिन मन नहीं थकता है, और वह काम करते रहना चाहता है। तो वहाँ ये प्रयोग किया जाता है कि अथक, है ना। तो अथक प्रयास किया। अगला प्रश्न है दूसरा, दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोत्तो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे, दोनों में क्या अंतर रहे, लिखिए। दोनों को ही अपूर्व अनुभव मिला, मतलब दोनों ही बच्चे जिन्होंने दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से पेड़ पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की, तो चान ने यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने में सफलता प्राप्त की, तो दोनों को ही अपूर्व अनुभव मिला। लेकिन दोनों के अनुभव में अंतर था, दोनों के अनुभव अलग अलग थे। उन दोनों में क्या अंतर रहे, लिखिए। तो दोनों को ही अपूर्व यानी अद्भुत अनुभव मिला, पर दोनों के अनुभव अलग अलग थे। यासुकी चान चूंकि अपंग था, अतः वह या कोई भी, मतलब वह खुद भी और कोई भी नहीं सोच सकता था कि वह कभी पेड़ पर चढ़ ही जाएगा या चढ़ पाएगा और उस पर बैठने का आनंद उठा सकेगा। लेकिन आखिरकार तोत्तो चान के प्रयासों से, है ना, तोत्तो चान ने इतना प्रयास किया और उसकी बड़ी इच्छा थी, तो दोनों के मिले जुले प्रयासों से वह ऊपर चढ़ गया और इतने साहसिक कार्य का अपार आनंद अनुभव किया। और तोत्तो चान को, अपने मित्र को, मतलब उसको तो, क्योंकि वह अपंग था और कभी पेड़ पर चढ़ने की सोच भी नहीं सकता था, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ गया तो इसलिए उसे अपार आनंद आया। और तोत्तो चान को भी अपने मित्र को पेड़ पर चढ़ाने की जो इच्छा थी, ऐसे असंभव कार्य को दोनों ने मिलकर जैसे तैसे पूरा कर ही लिया। तो ये अपनी इच्छा और निश्चय पूर्ण होने का आनंद भी अलग ही होता है, जिसका सुख तोत्तो चान ने प्राप्त किया। मतलब तोत्तो चान को अपनी इच्छा पूरी होने का आनंद हुआ और उसे यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ने का आनंद मिला। ठीक है। अगला प्रश्न है, पाठ में खोज कर देखिए कब सूरज का ताप यासुकी चान और तोत्तो चान पर पड़ रहा था। वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे। और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा था। आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थिति के बदलने का कारण क्या हो सकता है।
बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि पाठ को आपने ध्यान से पढ़ा होगा, नहीं तो वापस आप उसको ढूंढने की कोशिश करें जहाँ ये बात आई है कि कब सूरज का ताप यासुके चान और तोतो चान पर पड़ रहा था, है ना, और वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे, और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने का प्रयास कर रहा था या बचाने लगा था। तो और प्रश्न ये भी पूछा जा रहा है कि ऐसी परिस्थिति बदल गई, इसका क्या कारण हो सकता है। तो जब तोतो चान इतनी बड़ी तिपाई सीढ़ी को जिसकी सहायता से उसने यासुके चान को पेड़ पर चढ़ाया था, चौकीदार के छप्पर से खींचकर पेड़ तक लाई, वह तभी पसीने से तरबतर हो गई थी। फिर दोनों की बहुत कोशिशों और जूझने के बाद यासुके चान तिपाई के ऊपर पहुंच गया। तब सूरज का ताप दोनों पर पड़ रहा था, है ना, पर दोनों अपनी कोशिश में इतने रम गए थे कि ताप का कुछ पता नहीं चल रहा था और वे पसीने से लथपथ हो गए थे। और जब तिपाई पर चढ़ने के बाद, मतलब तिपाई पर चढ़ चुका था, तब तो बहुत धूप पड़ रही थी और वे दोनों पसीने से तरबतर हो गए। और तिपाई पर चढ़ने के बाद जब तोतो चान उसे खींचकर पेड़ की द्विशाखा पर लाने की जी तोड़ कोशिश करी थी, तिपाई पर तो चढ़ गया था लेकिन अभी पेड़ तक पहुंचना बाकी था, पेड़ की उस डाली पर पहुंचना। तो जब पेड़ की द्विशाखा पर लाने की वह जी तोड़ कोशिश कर रही थी, उसे खींच रही थी, तब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा था। इस परिस्थिति के बदलने का कारण यही है कि जो सच्चे दिल से, है ना, जो सच्चे दिल से और निस्वार्थ भाव से किसी भी कार्य में सहायता करता है, तो ईश्वर और प्रकृति भी उनका रास्ता आसान कर देती है, अर्थात ईश्वर भी उनका सहयोग करता है। और मेरा इस बात में अटूट विश्वास है और यह बात 100% सच भी है। आप भी नेक दिल से कभी नेक कार्य करके देखें, आपको भी ऐसा अनुभव होगा। और जब हम स्वयं भी कोई भी मुश्किल कार्य शुरू करते हैं, तो भी ईश्वर और प्रकृति उसमें सहयोग करके पूरा करने में मदद करती है। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई कार्य शुरू करने में घबराते हैं, ऐसा लगता है कि बड़ा मुश्किल है, असंभव होगा ही नहीं, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प से अगर हम वह कार्य प्रारंभ कर देते हैं, तो कुदरत हमें उस कार्य को पूरा करने में पूर्ण सहयोग देती है। कहते भी है ना, आपने कहावत या आदर्श वाक्य पढ़ा होगा, कहीं ऐसा वाक्य पढ़ा होगा कि ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो स्वयं की मदद करता है। मतलब हम कोई कार्य शुरू तो करें, वह आगे अपने आप बढ़ता चला जाता है, किंतु शर्त यह है कि कार्य उचित हो, गलत ना हो और निजी स्वार्थ से मुक्त, दूसरों को परेशानी में डालने वाला न हो। मतलब केवल अपने स्वार्थ के लिए न हो, दूसरों को परेशानी में डालने वाला न हो, अच्छा कार्य होगा, सही कार्य होगा, उचित कार्य होगा, तो वह कितना ही मुश्किल हो, अवश्य पूर्ण होगा। समझ गए। अगला प्रश्न है, यासुके चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह रिक्त स्थान है और अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा। तो यासुके चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। सही है, लेखिका ने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि यह पहला तो मौका था ही, है ना, क्योंकि यासुके चान पहली बार पेड़ पर चढ़ा था और बच्चे ही बचपन में इतनी हिम्मत कर सकते हैं इतने मुश्किल कार्य करने की, क्योंकि जब वे डर नाम की चिड़िया से अनजान होते हैं, है ना, कोई ये उनमें डर पैदा नहीं करता है। और अंतिम भी था क्योंकि आगे और कौन यासुके चान को पेड़ पर चढ़ाने की इच्छा कर सकता था, कोई नहीं, सबको अपने अपने कार्य से ही फुर्सत नहीं, तो एक अपंग बालक या व्यक्ति की ख्वाहिश के लिए कौन सोच सकता है। बड़े बड़े व्यक्ति भी ऐसी बात नहीं सोच सकते, कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन वो छोटी सी बच्ची जो थी तोतो चान, उसने ऐसा सोचा और कर दिखाया। ठीक है, तो ये उसके लिए पहला भी था और अंतिम भी था मौका। ठीक है, अगला प्रश्न है पाठ से आगे। तोतो चान ने अपनी योजना को बड़ों से इसलिए छिपा लिया कि उसमें जोखिम था, जोखिम माने खतरा था, यासुके चान के गिर जाने की संभावना थी। फिर भी उसके मन में यासुके चान को पेड़ पर चढ़ाने की दृढ़ इच्छा थी। एक अपंग बालक को पेड़ पर चढ़ाना, वो भी छोटी बच्चे के द्वारा, बड़ा जोखिम भरा कार्य था और गिर जाने की भी संभावना थी कि यासुके चान गिर भी सकता था और भी ज़्यादा चोट लग सकती थी। लेकिन उसके मन में, तोतो चान के मन में यासुके चान को पेड़ पर चढ़ाने की दृढ़ इच्छा थी, मतलब बहुत पक्की इच्छा थी। ऐसी दृढ़ इच्छाएं बुद्धि और कठोर परिश्रम से अवश्य पूरी हो जाती है।
जो भी इच्छाएं हमारी दृढ़ होती है, तीव्र होती है, हम चाहते हैं कि उसे पूरी करें, तो वे बुद्धि और कठोर परिश्रम से जरूर पूरी हो जाती है। आप किस तरह की सफलता के लिए तीव्र इच्छा और बुद्धि का उपयोग कर कठोर परिश्रम करना चाहते हैं, है ना? तो जीवन को लेकर या हमारे जीवन में जब भी कोई तीव्र इच्छा या सपना हो, तो उस इच्छा या सपने को साकार करने के लिए ऐसे ही बुद्धि, दृढ़ संकल्प शक्ति और कठोर परिश्रम अगर हम करेंगे, तभी उस सपने को पूरा कर सकते हैं। केवल इच्छा करने या सपने देखने मात्र से कुछ हासिल नहीं हो सकता। अगर आप कक्षा में प्रथम भी आना चाहते हैं या और भी कोई कार्य, तो वह अगर कक्षा में प्रथम भी आना चाहते हैं, तो भी उसके लिए आपको पहले तो तीव्र इच्छा रखनी होगी, दृढ़ संकल्प शक्ति करनी होगी, अपनी बुद्धि से योजना बनानी होगी, फिर कठोर परिश्रम करना होगा, तब जाके आप कक्षा में प्रथम स्थान या टॉप कर सकते हैं। और वो काम कोई भी हो, चाहे वह मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप से। जैसे कक्षा में प्रथम आने का कार्य एक मानसिक है, लेकिन उसके लिए भी आपको कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, अपनी नींद छोड़नी पड़ेगी, गप्पे लगाना छोड़ना पड़ेगा, इधर उधर समय बर्बाद करते हैं उसे छोड़ना पड़ेगा, टीवी वगैरह देखते हैं उसे छोड़ना पड़ेगा, है ना? और शारीरिक रूप से ये जो इसमें घटना आई है, वो शारीरिक रूप से कठोर परिश्रम करवा रही थी, है ना? तो कोई भी कार्य हो, दृढ़ संकल्प शक्ति हो, दृढ़ इच्छा शक्ति हो और कठोर परिश्रम करने के लिए अगर हम तैयार हैं, तो वह सपना अवश्य साकार कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हम अक्सर बहादुरी के बड़े बड़े कारनामों के बारे में सुनते रहते हैं, लेकिन अपूर्व अनुभव कहानी एक मामूली बहादुरी और जोखिम की ओर हमारा ध्यान खींचती है। यदि आपको अपने आसपास के संसार में कोई रोमांचकारी अनुभव प्राप्त करना हो, तो कैसे प्राप्त करेंगे? तो हम अक्सर बहादुरी के बड़े बड़े कारनामों के बारे में तो सुनते ही हैं, बड़े बड़े लोग बड़े बड़े काम करते हैं, लेकिन इस कहानी में एक मामूली बहादुरी और जोखिम की ओर हमारा ध्यान खींचा गया है। मामूली इसलिए क्योंकि पेड़ पर चढ़ना, है ना, पेड़ पर चढ़ना कोई बड़ी बात नहीं, इसलिए इसे मामूली बहादुरी कहा गया है। लेकिन बच्चों की जिस अवस्था में यह कार्य हुआ, वह बहुत जोखिम भरा था, खतरे से भरा हुआ था। ऐसे रोमांचकारी अनुभव हम छोटे छोटे बच्चों के जीवन में देख सकते हैं। बड़े बड़े तो करते ही हैं, लेकिन छोटे बच्चों से संबंधित पाठ है तो हम छोटे बच्चों की ही बात करेंगे। बच्चे छोटे होते हैं, फिर भी अपने से भी छोटे भाई बहन, आप देखेंगे 5-6 साल का भी बच्चा अपने से छोटे भाई बहन की भी सार संभाल कर लेता है। उन्हें उठाकर चलना, खाने पीने की परवाह करना। गली मोहल्लों में जब कुत्तों के बच्चे पैदा होते हैं ना, तब वे जिस तरह से उनकी देखभाल करते हैं, छोटे छोटे बच्चे करते हैं, पिल्लों को देख करके छोटे छोटे बच्चे उनके आगे पीछे मंडराते हैं, उन्हें उठा कर घूमते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, उनके लिए ईंट पत्थर से सुरक्षित घर बनाते हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे, लेकिन वो भी कितना समझते हैं कि उनके लिए, मैंने देखे हैं कई बार ऐसा, हमारे मोहल्ले में भी और आसपास भी। हम छोटे से कस्बे में रहते हैं ना, तो यहाँ ऐसी चीज़ें बहुत देखने को मिलती हैं। ईंटों से, पत्थरों से, पट्टियों से, लकड़ी के लट्ठे ला करके घर बनाते हैं, उनको कपड़ों से ढकते हैं। और अक्सर बच्चे सर्दी में होते हैं तो उनको ओढ़ाने का भी प्रबंध करते हैं, कपड़ों से ढक देते हैं। और दिन में कई बार देखते हैं, रात को भी 10-10 बजे तक बच्चे सोते नहीं हैं, है ना? तो उनके लिए तो दूध और पानी पीने के लिए बर्तन रखते हैं। यह सब देखना भी बहुत ही रोमांचकारी होता है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों को तो फुर्सत ही नहीं होती, और मैं तो उन्हें छूने मात्र से डरती हूँ, इसलिए मुझे तो उनमें बहुत ही निडरता और रोमांच का अनुभव होता है। छोटे बच्चों में, बच्चे कहलाते बच्चे हैं, पर आप उन्हें कोई भी कार्य या जिम्मेदारी सौंप कर देखो, पूरी न कर दे तो कहना। ऐसे ही जब होली के अवसर पर होलिका दहन के लिए हमारे यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे पेड़, वो भी बबूल के, जिनमें कांटे होते हैं, खींच कर घसीट कर लाते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं, पूरी तैयारी और साज सज्जा से होलिका दहन कराते हैं, पूरी साज सज्जा करते हैं। और अपने वार्ड के पार्षद, इवन चेयरमैन साहब तक को भी निमंत्रण खुद ही दे देते हैं। बड़े लोग जो उनके घर के पेरेंट्स या बड़े जो लोग होते हैं ना मोहल्ले में हमारे, वे तो अंतिम समय पर साथ देते हैं। जब होलिका दहन का समय हो रहा होता है, तब घंटे 2 घंटे पहले आकर के ऐसे खड़े हो जाते हैं, जैसे अब वो जो भी एक अंतिम टच कर देंगे कि भी और कुछ कमी बेशी, लेकिन बाकी बच्चे सब काम कर लेते हैं। जब पहली बार मैंने सुना, मेरे भतीजे पार्षद तक को निमंत्रण दे के आ गए, और पार्षद भी आए, और सब जाते हैं बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए, है ना? तो इस तरह से घटनाएं हम देखते हैं। स्कूलों में बच्चे टेबल, कुर्सी, बेंचेज आदि एक जगह से दूसरी जगह उठा कर ले जाते हैं। ये भी कोई मामूली काम नहीं है।
छोटी छोटी बच्चियां घर में खाना बनाकर सब कार्य करके तैयार होकर समय पर स्कूल आ जाती है। ये भी कोई मामूली बात नहीं है। मुझे ऐसी ढेरों बातों का अनुभव है, पता है, एहसास है, जहां हम स्वयं को बौना महसूस करते हैं। छोटे छोटे बच्चों के कारनामों को देखकर अपने आप को बहुत बौना यानी छोटा महसूस करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। अगला प्रश्न है अनुमान और कल्पना से। क्योंकि अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोतो चांद की नज़रें नीचे क्यों थी? अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोतो चांद की नज़रें क्यों नीची थी? क्योंकि कोई भी व्यक्ति झूठ बोलते समय सामने वाले से नज़र नहीं मिला सकता। हाँ, कोई आदतन झूठा हो उसकी बात और है, क्योंकि वह तो आदतन होता तो उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। पर तोतो चांद छोटी सी बच्ची थी, अतः उसकी नज़रें अपने आप नीची हो गई, क्योंकि वह अपनी योजना बताना भी नहीं चाहती थी। स्वाभाविक है कि माँ उसे ऐसा करने से हर हाल में रोकेगी, है ना, इसलिए उसकी नज़रें नीची थी। अगला प्रश्न है यासुकी चांद जैसे शारीरिक चुनौतियों से गुजरने वाले व्यक्तियों के लिए चढ़ने उतरने की सुविधाएं हर जगह नहीं होती, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी सुविधाएं दिखाई देती है। उन सुविधा वाली जगहों की सूची बनाइए। सही है, यासुकी चांद जैसे जो शारीरिक चुनौतियां मतलब जिनके शरीर में कोई कमी होती है, अंग प्रत्यंग में कोई कमी होती है और उनके लिए जीवन चुनौतियों से पूर्ण हो जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए चढ़ने उतरने की सुविधाएं हर जगह नहीं होती है। तो ऐसा पहले नहीं होता था, लेकिन आजकल शारीरिक चुनौतियों से गुजरने वाले लोगों के प्रति समाज और सरकारी स्तर पर जागरूकता आई है, बहुत जागरूकता आई है। इसलिए उनके जीवन को, क्रियाकलापों को आसान बनाने के लिए ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था की जाने लगी है, जैसे हॉस्पिटल्स में, बस स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर, हवाई अड्डों पर, स्कूलों में, कॉलेजों में, और ऐसे भवन जो होते हैं ना बड़े बड़े, जहाँ सामाजिक समारोह या कोई सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं, वहाँ चढ़ने के लिए रैंप बने हुए होते हैं। व्हील चेयर भी होती है हॉस्पिटल्स के बाहर। जैसे ही आप हॉस्पिटल में एंटर कर रहे होते हैं, व्हील चेयर्स होती है जिन पर मरीजों को या अपंग व्यक्तियों को बिठा कर ले जाते हैं, और सीढ़ियों के साथ रेलिंग होती है ताकि बुजुर्ग व्यक्ति भी सीढ़ियाँ चढ़ते समय रेलिंग पकड़े रहें और संतुलन न बिगड़े। ठीक है, अगले प्रश्न है भाषा की बात से संबंधित। द्विशाखा शब्द द्वि और शाखा के योग से बना है। द्वि का अर्थ है दो और शाखा का अर्थ है डाली। द्विशाखा पेड़ के तने का वह भाग है जहाँ से दो मोटी मोटी डालियाँ एक साथ निकलती हैं। तना आप जानते ना, जड़ से पेड़ जो खड़ा होता है, मोटा सा तना होता है, वहाँ से डालियाँ निकलती, लेकिन एक तो एक एक डाली निकल रही होती है और एक ऐसी होती है कि एक ही साथ दो डालियाँ निकल रही होती है, तो उससे बोलते हैं द्विशाखा। द्वि की भांति आप त्रि से बनने वाला शब्द त्रिकोण जानते होंगे। त्रि का अर्थ है तीन। इस प्रकार 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 संख्यावाची संस्कृत शब्द उपयोग में अक्सर आते हैं। इन संख्यावाची शब्दों की जानकारी प्राप्त कीजिए और देखिए कि क्या इन शब्दों की ध्वनियाँ अंग्रेजी संख्या के नामों से कुछ कुछ मिलती जुलती है। जैसे हिंदी में 8, संस्कृत में अष्ट और अंग्रेजी में 8, ये थोड़ी मिल रही है ना। ऐसे ही आपको और जो संख्यावाची शब्द हैं उनके बारे में बताना है। जैसे हम देखते हैं, जैसे 3 तो उन्होंने बता ही दिया। अब 4 को हिंदी में कहेंगे, मतलब संख्या तो है 4 अंक में, हिंदी में है 4 और संस्कृत में है चत्वारः और अंग्रेजी में 4। 5, पंच और 5, इनमें भी कोई समानता नहीं है ज़्यादा। 6 है षट और 6, 7 सप्त और 7, इसमें थोड़ा सी लग रही है। 8 अष्ट और 8, इसमें भी है। 9 नवम और 9 है थोड़ी बहुत। 10 दशम और 10, इसमें नहीं है। तो थोड़े थोड़े स्वर या व्यंजन मिलते जुलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि भी थोड़ी सी उनमें मिलती जुलती ध्वनियाँ हैं। अगला प्रश्न है पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी, पीछे से धकियाने लगी जैसे वाक्य आए हैं। ठिठियाकर हंसने के मतलब का आप अवश्य अनुमान लगा सकते हैं। सही हम अनुमान ही लगा सकते हैं या खुद हंस सकते हैं, आप बता नहीं सकते। ठी 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 हंसना या ठठा मारकर हंसना बोलचाल में प्रयोग होता है। इनमें हंसने की ध्वनि के एक खास अंदाज को हंसी का विशेषण बना दिया गया है। आप देखते सुनते होंगे हंसी की आवाज़, कोई ठाका मारकर हंसता है तो किसी की हंसने की आवाज़ ऐसी होती है जिसमें वह ठठाकर हंसता है, कोई खिलखिलाकर हंसता है। ये आप सुनेंगे तभी समझ पाएंगे, है ना।
वैसे ठठाकर हंसने वाली हंसी और खिलखिलाकर हंसने वाली हंसी बहुत ही प्यारी लगती है ना। तो वो एकदम आवाज़ आती है उसमें ऐसी ठाक, मतलब जो हंसते हैं ना इस तरह से, जिनकी ये सब कुदरती है हंसी, तो ऐसे हंसने की आवाज़ आप सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ठठाकर हंसने वाली आवाज़ है, ठहाका मार के ज़ोर ज़ोर से हंसना, खिलखिलाकर हंसना। तो ये ध्वनि के आधार पर ये शब्द बने हुए हैं, ठठाकर हंसना, खिलखिलाकर हंसना, ठहाका मारकर हंसना। तो ये एक हंसी की ध्वनि का विशेषण है, हंसी का विशेषण बना दिया गया है। साथ ही ठिठियाना और धकियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आना प्रत्यय, ठिठकना शब्द है उसमें ठिठियाना, ठिठी ठीठी, ठिठकना नहीं सॉरी, ठीठी में आना प्रत्यय लगा दिया तो बन गया ठिठियाना। धक्का में आना प्रत्यय लगा दिया, आना प्रत्यय लगा दिया तो बन गया धकियाना। तो इन शब्दों में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इस प्रत्यय से फिल्माना शब्द भी बन जाता है। फिल्म में आना प्रत्यय लगा दिया तो बन गया फिल्माना। आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। तो पहले तो आप जान लीजिए प्रत्यय क्या होते हैं। जैसे इस पाठ का शीर्षक था अपूर्व, तो पूर्व शब्द में अ उपसर्ग लगा हुआ, तो ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले या आगे जुड़ करके उसका रूप भी बदल देते हैं और अर्थ भी बदल देते हैं, वे कहलाते हैं उपसर्ग। जैसे अपूर्व शब्द में, पूर्व एक शब्द है, शब्द सार्थक होता है, अर्थयुक्त होता है, अर्थवान होता है, उसमें लगा है आगे अ, पहले लगा ना, पूर्व से पहले या पूर्व के आगे, तो ये हो गया उपसर्ग। और पूर्व का अर्थ होता है पहले और अ का अर्थ हो गया नहीं के अर्थ में आता है। ए जो उपसर्ग लगा है उससे उसके अर्थ में नहीं शामिल हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, अपूर्व मने जो पहले नहीं हुआ हो। ठीक है, ऐसे ए या अन उपसर्ग लगा के, जैसे अनपढ़, अनजान, अनंत, अंत में अन लगा दिया तो अनंत बन गया। जान के साथ अन लगा दिया तो अनजान बन गया। पढ़ के साथ अन लगा दिया तो अनपढ़ बन गया। पढ़ के साथ ए लगा दिया तो अपढ़ बन गया। समझ में आई बात। तो वैसे ही प्रत्यय किसे कहते हैं, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के, सार्थक शब्द के पीछे लगकर या उसके बाद में जुड़कर रूप और अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। आई बात समझ में। तो उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा आप बिल्कुल अच्छे से याद रख लें कि ऐसे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर, पहले आकर उसके रूप और अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे कहलाते हैं उपसर्ग। और ऐसे शब्दांश, ये शब्द का अंश ही तो है, उपसर्ग जो है या प्रत्यय जो है वे अंश मात्र हैं शब्द के, तो शब्द के पीछे या बाद में जुड़कर उसके रूप और अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे कहलाते हैं प्रत्यय। तो यहाँ प्रत्यय बताया है कि आना प्रत्यय से 4 शब्द बनाइए। तो जैसे गरमाना, शर्माना, शर्म, उसमें आना प्रत्यय लग गया तो बन गया शर्माना। गरम में आना प्रत्यय लग गया तो बन गया गरमाना। धमक, धमकी में आना प्रत्यय लग गया धमक तो धमकाना। चमक में आना प्रत्यय लग गया तो बन गया चमकाना। झिलमिल में आना प्रत्यय लगा तो बना झिलमिलाना। हड़बड़ी या हड़बड़, उसमें आना लगा तो हड़बड़ाना। तिल मिलाना, बिल बिलाना। आई बात समझ में। तो ऐसे कई शब्द हैं जो प्रत्यय लगाकर बनते हैं, उनका रूप भी बदल जाता है और उनका अर्थ भी बदल जाता है। ऐसी जैसे ता प्रत्यय बहुत प्रयुक्त होता है, आपने बहुत पढ़े होंगे। सुंदर में ता लग गया तो सुंदरता, सज्जन में ता तो सज्जनता, प्रसन्न में ता तो प्रसन्नता। तो ऐसे प्रत्यय वाले शब्द और उपसर्ग वाले शब्दों का आप निर्माण कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे। ऐसे परीक्षा में पूछे जाते हैं कि उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए या प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। तो आपको सभी प्रश्नोत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।